हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज ये हम लोग एक ग्रामर टेक्निकल चार्ट जो कि बहुत अमेजिंग है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से सुने आप लोग और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को करना है। देखिए इसमें है क्या, क्योंकि ये टेक्निक है जो अभी कोई भी टीचर कुछ नहीं ऐसा पढ़ाता है, किसी को ऐसा पता ही नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें ना शब्द हैं जैसे दैट, वाई, नो सूनर। तो जब हम इन शब्दों को किसी क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ऑटोमेटिकली आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। तो आइए चलिए देखें जरा। जैसे अब आइए जरा इधर। तो सबसे पहले दैट। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में दैट दिखता है तो हमें उसमें दो बातें जांचनी चाहिए। सबसे पहले दैट कंजंक्शन है, तो दैट के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरा, दैट जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हु विच दैट की श्रेणी में आता है दैट। तो उस दैट के बाद आपको चाहिए वर्ब। तो अगर दैट के बाद अगर वर्ब दिखाई दे तो आपको वहां पर विशेष ध्यान देना होगा, बहुत अटेंटिव हो जाना होगा, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत होती हैं। चलो आइए अब जरा देखिए। तो दैट दो चीज है, तो दैट जो है उसके बाद क्या क्या चीज आ सकता है, तो यहां लिख देते हैं। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी दिख सकता है और दैट के बाद हमें वर्ब भी दिख सकता है। तो ज़्यादा खतरा तब है जब हमको दैट के बाद वर्ब दिखे। तो आइए देखिए, इससे ज़्यादा सावधान रहना। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत वो क्रिएट करेगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई नो दैट राम इज गुड। तो यहाँ पर दैट जो है कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके पहले भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई थिंक दैट। अच्छा, ये दूसरे सेंटेंस, अब इसमें है क्या, पहला सेंटेंस आपको एक मानक के रूप में सही दिया गया है, दूसरा सेंटेंस उसी बेसिस पर आपको गलती पकड़ना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो गलती बताइए। आई थिंक दैट विल ही पास, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, तो ये पूरा सही होगा, आई थिंक दैट ही विल पास। अब नीचे पर आइए। नीचे में है गीता, एक पहले समझाने के लिए दिया हुआ है कि गीता इज वन ऑफ द गर्ल्स। गीता इज वन ऑफ, तो वन ऑफ पर हमने आपको हमेशा बताते रहते हैं कि वन ऑफ के बाद दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक आपका नाउन आना चाहिए प्लूरल, एक आपका एडजेक्टिव आना चाहिए थर्ड डिग्री। तीसरी बात, ये दो तो पहले आपको ध्यान रखना ही, सबसे पहले ये दो चीज चेक कर लीजिए। उसके बाद आप एक चीज और देखेगा कि ऐसे वाले में अक्सर वो दैट भी लगा देता है, तो ये दैट से सावधान रहिएगा। इसके बाद वो वर्ब डालेगा। तो चलिए देखिए, अभी यहाँ पे देखें क्या क्या चीज फंसा इन तीन में से। तो राम इज वन ऑफ द गर्ल, गीता इज वन ऑफ द गर्ल्स दैट आर वाइज, तो ये तो बच गया। दैट आर, दैट के पहले गर्ल्स है और गर्ल्स के बाद आर। एक चीज और है, एक चीज और आपके दिमाग में आना चाहिए कि दैट के बाद फिर वर्ब क्या लगेगा। हु विच दैट के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये निर्भर करेगा कि हु इज दैट के तुरंत पहले सब्जेक्ट क्या है। अगर ये प्लूरल है तो दैट के बाद वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर ये सिंगुलर है तो दैट के बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो गीता इज वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स लिखा है, दैट आर वाइज, बिल्कुल सही। अब जरा नीचे देखते हैं, राम इज वन ऑफ जब आया है तो आगे बॉयज बिल्कुल सही है, लेकिन दैट के बाद हमको इज दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो गया। इज नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आपका, बताओ क्या, यहाँ होगा आपका आर। नेक्स्ट आइए आगे। अब हम लोग देखें अगला टेक्निक, वाई। तो दैट हो गया, अब वाई पर लेते हैं। तो वाई, जब भी कभी वाई आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा कि वाई एक प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड है। दूसरा, वाई कंजंक्शन भी है, तो ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। तो इस टेक्निकल चार्ट की खूबी यह है कि हर एक वर्ड पर कम से कम दो नहीं तो तीन रूल्स बेस्ड है। तो वाई कंजंक्शन भी है, और जब वाई बीच में आता है, अगर वाई बीच में आया तो उसके दाएं बाएं सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा, और अगर वाई शुरू में अगर आया, जैसे यहाँ वाई शुरू में आ रहा है, तो इसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऐसे कंजंक्शन शुरू बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। चलो अब इन बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वाई हैज राम फेल्ड, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही। व्हेन इज राम कमिंग, बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क। लेकिन व्हाट राम इज डूइंग, क्वेश्चन मार्क, ये गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में क्या स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन मार्क में स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए तब क्वेश्चन मार्क लगता है। तो व्हाट राम इज डूइंग नहीं, व्हाट इज राम डूइंग। अब लेते हैं आगे।
अब आगे आ जाइए, पहले इसको रब जरा करें। ठीक है, अब आप चलिए आगे की ओर, आगे चलिए। आगे हम लोग के इस क्रम में नो सूनर और हार्डली, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नो सूनर और हार्डली अगर आप जैसे ही देखते हैं तो उसके बाद दो बातें आपको चेक करनी है। एक तो इनके बाद वर्ब आता है और दूसरा इनके साथ सही जोड़ा कंजंक्शन चेक करना चाहिए। तो नो सूनर के साथ कंजंक्शन दैन लगेगा और हार्ड, जैसे नो सूनर के साथ लगेगा दैन और हार्डली के साथ लगेगा व्हेन। तो क्या क्या दो बातें चेक करी हम लोग ने कि नो सूनर के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हार्डली के बाद भी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और आगे सही जोड़ा कंजंक्शन। तो नो सूनर हैड राम, यहां तक तो ठीक है। एंटर्ड देन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इस सेंटेंस में अगर आप देखें, इस सेंटेंस में नो सूनर के साथ देन का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब अगला सेंटेंस लेते हैं, नो सूनर राम हैड, तो पहले तो ये यहीं पर गलत हो गया, नो सूनर राम हैड नहीं, नो सूनर हैड राम। दूसरी गलती, एक और गलती है, नो सूनर के साथ आप आगे व्हेन नहीं लगा सकते, ये तो हार्डली के साथ होता है, तो यहाँ आपको लगाना है दैन, THAN। चलो अगला सेंटेंस ले लीजिए, हार्डली डिड ही प्ले क्रिकेट व्हेन आई केम। अब दो बातें जांचनी है, हार्डली के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट बिल्कुल सही और हार्डली के साथ सही जोड़ा व्हेन, ये भी बिल्कुल सही, इसलिए नो एरर इसमें है। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए दूसरे सेंटेंस को आप बनाइए, हार्डली डिड ही रिटेंड, ये गलत हो गया क्योंकि डिड के बाद तो V3, देखिए ऐसा एक रूल है कि डिड के बाद V1, डिड के बाद V1, हैज हैव हैड के बाद V3, हैज हैव हैड अगर यहाँ हैड होता तो V3 लगता। तो दो काम है, या तो डिड की जगह आप हैड कर लीजिए या फिर डिड अगर सही मानते हैं तो आगे V1 कर दीजिए। तो पहला गलती तो यह है कि हार्डली डिड ही रिटेन नहीं, हार्डली डिड ही राइट, और दूसरा गलती यह है कि देन नहीं लगेगा व्हेन। चलिए अब आगे चले फिर नेक्स्ट। देखिए अगला जो है वो है वन ऑफ। तो वन ऑफ के साथ आपको इतनी बातें याद रखनी है कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा तो प्लूरल, वन ऑफ के बाद अगर हु विच दैट आएगा तो उसके बाद वर्ब पर ध्यान रखिएगा, अभी हमने ऊपर भी बताया था। और वन ऑफ के साथ तीसरी बात याद रखिएगा कि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो करिए, लेकिन थर्ड डिग्री प्रयोग होना चाहिए। चलिए देखिए इनमें से कौन कौन सी बातें फंसती हैं अब। तो राम इज वन ऑफ द बॉयज, तो बच गए। हु के बाद आर है, तो यहाँ तीन है, हु विच दैट, इनमें से कोई एक भी। सर हु आ गया, दैट भी आ सकता था, हु आ गया, तो हु के बाद आर, क्यों भाई आर, क्योंकि यहाँ बॉयज है, नो एरर। अब यहाँ पर आइए, वन ऑफ द बॉय नहीं बॉयज। हु इज, अभी तो ये इज बिल्कुल सही है क्योंकि वो बॉय के लिए लगा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा एक सब्जेक्ट और है वन, इसके लिए भी एक वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। तो वन ऑफ द बॉयज हु इज कमिंग, कॉमा आर नहीं इज। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर नंबर 1 पर सब्जेक्ट हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, नाउन हो, तो जो अंतिम कॉमा जो होता है उस कॉमा के बाद आता है वर्ब, और ये जो वर्ब है इसका संबंध पहले वाले सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो यहाँ आर नहीं इज, तो पूरा सेंटेंस कैसे हो गया, वन ऑफ द बॉयज हु, वन ऑफ द बॉयज। तो इसको हम पूरा करेक्ट करके एक बार फाइनल सुना देते हैं, वन ऑफ द बॉयज हु इज नहीं हु आर। तो पहले बताओ यहाँ बॉय की जगह बॉयज क्यों हुआ, वन ऑफ को देखते हुए। तो वन ऑफ द बॉयज हु आर कमिंग इज माई फ्रेंड। तो सर यहाँ पर दो अलग अलग वर्ग क्यों आए, एक का सब्जेक्ट बॉयज और एक का सब्जेक्ट वन, इसलिए ऐसा हुआ। इफ का नाम कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है और हैड का प्रयोग होता है, और इफ का नाम ही मैंने क्लास में रखा है वर्ब चेकर, वर्ब जांचो। पहला तो इसमें दो बार इफ वाले वाक्य में दो बार विल या वुड हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। इफ, जैसे इफ राम वर्क्स हार्ड ही विल पास, बच गए आपने यहाँ पर विल नहीं लगाया, इस भाग में अगर आप कहीं भी विल लगाते तो आप गए थे। अगला सेंटेंस, इफ यू विल टेल ए लाई यू विल, दो बार विल आ गया, तो इफ वाले सेंटेंस में आपको विल नहीं लगाना है। तो अब देखिए हम एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं कि इफ में क्या मिस्टेक आती है। तो जैसे आपने इफ लिखा, तो इफ के तुरंत बाद विल, वुड,
कैन, कुड, शैल, शुड, वुड हैव, ये सब आपको प्रयोग नहीं करना है। तो इफ यू विल गलत, तो यहां विल हटेगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास, नो एरर। इफ सुरेश वुड हैव, अभी मैंने आपको कहा था कि इफ के तुरंत बाद विल, वुड हैव, ये सब प्रयोग नहीं होगा, ये हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि वुड हैव अगर हटा रहे हैं तो क्या लगाएं, तो आप बोलिए हैड लगा दीजिए। अब ये कंजंक्शन क्लासेस में सब डिस्कशन में होता है। चलो, हैड कंजंक्शन के रूप में इफ मीनिंग धरे होता है। whenever we use had equivalent to if, then it carries the meaning of conditional sentence. Had he worked hard he would have passed, no error. Next, अब हम लोग लेते हैं since और for। तो if की तरह since और for भी verb जांचो अभियान है। तो इसमें ये देखिए डायग्राम, तो since और for के पहले जो verb लगेगा वो लगेगा has, have और been और verb plus ing। राम हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1962, बिल्कुल सही। आई हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। कभी कभी वो क्या करता है कि सिंस और फॉर में भी गलती कर देता है, जैसे उसने वर्ब सही रखा लेकिन वो गलती सिंस और फॉर में करेगा। तो यहां पर बता दें, सिंस एक निश्चित समय, जैसे 1962 एक निश्चित साल का नाम है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है, 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये पहला पीरियड इंग्लिश का 60 मिनट्स का, दूसरा पीरियड मैथ्स का 40 मिनट्स का है। तो जब कभी भी 20, 30, 40 ऐसा आ जाए तो आप समझ जाइए कि फॉर आने वाला है, और फॉर के पहले वर्ब चेक कर लो, हैज, हैव, बीन और वर्ब प्लस आईएनजी, नो एरर। अब चलो एरर वाले फिर सेंटेंस देखें। आई एम डूइंग दिस वर्क, एम डूइंग आपने लगा रखा है, फिर आप आगे फॉर भी बोल रहे हैं, आगे 2 days तो बिल्कुल फॉर और 2 days बिल्कुल सही। फॉर को देखते हुए पीछे वर्ब पर आइए, वर्ब को सुधार कीजिए, एम नहीं हैव बीन, तो पूरा सेंटेंस हो गया आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर द लास्ट 2 days। नेक्स्ट, शी इज लिविंग हियर सिंस 1990, एक निश्चित समय का नाम आया है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन शी इज लिविंग नहीं, शी हैज बीन लिविंग, गलत हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ प्रीपोजिशन है जिनके बाद आपको भी फोर मतलब नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो प्रीपोजिशन टू से सावधान रहिएगा। टू के बाद नाउन आता है। ये नाउन 2 प्रकार से आ सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट बोले तो वर्ब प्लस आईएनजी, इनडायरेक्ट नाउन। क्लास वाले सारे विद्यार्थियों को पता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बच गए। He is accustomed to do, तो accustomed subject, copula verb, adjective, preposition, noun। subject, copula verb, adjective, preposition, noun, तो do नहीं doing, गलत हो गया। He objected to my sing नहीं singing। यहाँ 2 बातें हैं, एक तो to के कारण आगे verb plus ing noun आएगा, दूसरा आप जैसे बोलते हैं my name, my country name, my country's name, my father's name, माई नेम, माई कंट्रीज नेम। तो देखो माई के कारण भी आगे नाउन आएगा, तो 2 कारण है यहाँ सिंगिंग आने के, एक तो टू और एक माई। नेक्स्ट, लास्ट में आइए। लास्ट में हम ये देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो उसमें पहला वर्ड है कंप्राइज, दूसरा है एंटर, तीसरा है रिजेंबल, चौथा है डिस्पाइट, अगला है ऑर्डर। इनके साथ प्रीपोजिशन लगे तो हटा देना है। दिस क्लास कंप्राइजेज ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, ही एंटर्ड इनटू द क्लास लेट, इनटू नहीं होगा। So student, this is all for today in this video. I hope you would have gained a lot of knowledge. Thanks for watching, and we'll be meeting in the next video. Till then, bye bye, take care.